हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मर्केंटाइलिज्म। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे इस टॉपिक को इग्नोर ही किया जाता है और ज़्यादा इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया जाता, और हमें इस टॉपिक पे स्टडी मटेरियल भी इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो आज हम ये टॉपिक को क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली ये मर्केंटाइलिज्म होता है क्या, और किस तरह से ये हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स में क्यों इतनी इम्पोर्टेंट ये डॉक्ट्रिन बनी है। तो हम देखेंगे कि इस जो डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन को पहचाना जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, कमर्शियल सिस्टम, रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम या बुलिनिज्म। इन कई नामों से इस कॉन्सेप्ट को, मर्केंटाइलिज्म को पहचाना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स में ये इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है। जहाँ पे एडम स्मिथ ने, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, उन्होंने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में पब्लिश की थी, एक माइलस्टोन उन्होंने क्रिएट किया था, और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनी इस बुक में क्रिटिसाइज़ किया हुआ हमें दिखाई देता है। और ये इम्पोर्टेंट इतना रोल नहीं है, और किस तरह से उस सिचुएशन को हमें जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना मर्केंटाइलिज्म ने 300 साल यहाँ पे रूल किया था। तो हम देखेंगे जो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स का, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। बट हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स ये न्यूली कॉन्सेप्ट क्रिएट हुई थी एडम स्मिथ के बाद। उसी के साथ ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई है 18th सेंचुरी में, जहाँ पे एडम स्मिथ ने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन में इस कॉन्सेप्ट में किस तरह से इकोनॉमी कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री की, जो ग्रोथ को बढ़ाने में, इससे ही स्टार्ट हमें मिलती है कि किस तरह से इकोनॉमिक ये ब्रांच स्टार्ट हो गई है। तो उससे पहले जब ये 1776 में ये एडम स्मिथ ने अपनी इस बुक को पब्लिश करने से पहले जो इकोनॉमिक थॉट्स थे, ये पूरे तरीके से यहाँ पे हमें रेयरली दिखाई देते हैं, और ये इतने भी क्लियर नहीं थे कि, और प्रॉपर कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट को इतना नवाजा नहीं गया था। बट एडम स्मिथ के बाद, या हम कहें एडम स्मिथ ने ही इसकी रिव्यू रखी थी, और इकोनॉमिक्स इस कॉन्सेप्ट को क्या इम्पोर्टेंट होगा और किस तरह से उस कंट्री की सिचुएशन को चेंज करने में हेल्पफुल होती है, ये हमें एडम स्मिथ से ही पता चलता है। तो उसी के साथ हमें पता चलता है कि जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट है, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है एंशिएंट टाइम, सेकंड होता है मेडिवल टाइम, और थर्ड होता है मॉडर्न टाइम। उसी के साथ ये मॉडर्न और मेडिवल टाइम, ये ऐसी थॉट्स यहाँ पे बिल्ड हो चुकी थी कि यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म ये कॉन्सेप्ट आने तक इनको कहीं या किसी तरह का यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये टाइम स्टार्ट होता है मर्केंटाइलिज्म के साथ साथ। तो ये मर्केंटाइलिज्म को यहाँ पे कॉर्पोरेटिज्म, ट्रेड पॉलिसी, कॉमर्स, इन कई कॉन्सेप्ट से भी पहचाने जाते हैं, जहाँ पे उनका एक ही मकसद मर्केंटाइलिज्म का था कि मैक्सिमम अपनी कंट्री सरप्लस कंडीशन में रहे। तो इसी के साथ ये प्रोफेसर हैने कहते हैं कि द डॉन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स थॉट्स, यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स थॉट्स यहाँ पे किस तरह से उभर के आती है, यही कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली ये मर्केंटाइलिज्म किस तरह की बनी हुई है। तो उसी तरह से ये मर्केंटाइलिज्म ये कॉन्सेप्ट हमें मिलती है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म, सेकेंड उसके साथ साथ फिजियोक्रेसी भी हमें मिलती है, जिससे 30 सालों में ये बिल्ड हुई थी, और उसका टाइम पीरियड भी बहुत कम था, जहाँ पे मर्केंटाइलिज्म का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 300 साल रह चुका है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में अपनी कॉन्सेप्ट किस तरह से यहाँ पे एडम स्मिथ ने दी थी, जो उन्होंने एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में हमें दिया था। फिर उनके बाद और भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट ये भी हमें मिलती है। फिर मॉडर्न जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हेक्चर और ओहलिन इन्होंने दिया था, जहाँ पे
हेक्चर ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये कॉन्सेप्ट भी हमें मिलते हैं। मर्केंटाइलिज्म ये कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और ना ही किसी भी कॉन्टेक्ट में ये ग्रुप बने थे। तो ये हर कंट्री में मोस्ट ऑफ यहाँ पे वेस्ट जो यूरोप था उस कंट्री में अलग अलग नामों से इस कॉन्सेप्ट को, इस डॉक्ट्रिन को माना जाता था। तो यहाँ पे फ्रांस में कॉल्बर्ट के नाम से ही पहचाना जाता था, जिसे द ग्रेट कॉल्बर्ट भी माना जाता था। उन्होंने किस तरह से यहाँ पे इकोनॉमी को चेंज किया, अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ये हमें मिलता है। तो ये हमें फ्रांस में कॉल्बर्टिज़म से पहचानते हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन कई कंट्री में अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमरलिज्म, इंडिया और मोस्ट ऑफ यूरोप में यहाँ पे, जैसे कि ब्रिटेन, यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म भी, तो अमेरिका में यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी से भी पहचाने जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी जो इस टाइम पीरियड में रह चुके हैं, जो मर्केंटाइलिज्म में अपनी अपनी सोच देते हुए कई यहाँ पे फिलोसोफर, थिंकर हमें मिलते हैं। वो उसमें मोस्ट ऑफ ये लोग हैं जहाँ पे थॉमस मन, जहाँ पे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रह चुके थे, जियोनी बोटेरो जो इटालियन थिंकर थे, एनोटिनो सेरा जो इटालियन फिलोसोफर थे, जेन बोल्डिन जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, और कॉल्बर्ट जो फ्रांस से बिलोंग करते थे। उसके साथ साथ यहाँ पे जेम्स स्टुअर्ट जो ब्रिटिश थिंकर थे, उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो पब्लिश हुई थी 1767 में, ये उन्होंने अपनी ये मर्केंटाइलिज्म किस तरह की है और किस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। उसी के साथ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म में जो फिलोसोफर थे, यहाँ मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो वो सोच रखने वाले, थॉमस मन, जो उन्होंने अपनी इस कॉन्सेप्ट को ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, इस कॉन्सेप्ट को अपने फेमस बुक मैनिफेस्टो ऑफ मर्केंटाइलिज्म को 1664 में पब्लिश किया था। और इन कई लोगों में कुछ एक ग्रुप नहीं था, ना ही उनका कांटेक्ट था। उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने सोच से यहाँ पे उस कंट्री के बारे में सोचा, जहाँ पे किस तरह से इम्पोर्टेंट हो, उस कंट्री की नेशन किस तरह से बिल्ट हो, और उस कंट्री की जो मिलिट्री फोर्स किस तरह से हो, और उनकी कंट्री की वेल्थ किस तरह से बने और भी स्ट्रांगली, इस कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया जाता था। उसी तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म ये यूरोप में किस तरह से यहाँ पे उसका यहाँ पे जन्म हुआ। तो ये उस मर्केंटाइलिज्म से पहले भी यहाँ पे बार्टर सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रही थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड में कॉइन की यहाँ पे एक्सचेंज यहाँ पे मेथड हमें दिखाई देती है। तो उसी समय हमें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे डिस्कवरी भी हुई है न्यू कॉन्टिनेंटल, जहाँ पे अमेरिका, एशिया, इन कई कॉन्टिनेंटल को यहाँ पे जन्म देती हुई दिखाई देती है। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मोटिव है वो है अचीव करना वेल्थ को। वेल्थ मीन्स यहाँ पे मनी, जो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन में उन्हें मिलते हैं। मर्केंटाइलिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, या वो जो ईरा था, ये ईरा वहाँ के जो लोग थे कैथलिक यहाँ पे, या चर्च, पॉप, इन लोगों से यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका हमें दिखाई देता है। और उनका जो नेचर है, उनका जो थॉट्स है, ये हमें एक तरीके से सेल्फिश मेंटलिटी से ही बिलोंग करती हुई दिखाई देती है। बट इन सभी को यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेते हुए उस सोच को यहाँ पे प्रोटेस्टेंट क्लासेस ने यहाँ पे जन्म लेती है। और इनसे हमें पता चलता है किस तरह से यहाँ पे वो फॉलो करते थे फ्रीडम, यहाँ पे लोगों के इम्पोर्टेंट ऑफ मनी इन द लाइफ। फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि इनकी जो फॉलोनेस है प्रोटेस्टेंट क्लासेस की, ये भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। लोगों का जो कॉमर्स करने का, या हम कहें ट्रेड करने का क्लास, यहाँ पे और भी उभरते हुए दिखाई देता है। उसी के साथ लोगों की जो इम्पोर्टेंस है वेल्थ को लेके, ये भी और बढ़ती हुई दिखाई देती है।
और लोगों का अपनी अपनी तरीके से अपनी ग्रोथ करे और किस तरह से अपनी स्ट्रांगनेस बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे दिखाई देते थे। ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मर्केंटाइलिज्म। उसी के साथ हमें पता चलता है कि उस समय का जो जो सिचुएशन था, ये ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी सुविधा नहीं थी, ना कम्युनिकेशन। एक ऐसी यहाँ पे सिचुएशन थी कि यहाँ पे जो ट्रेड होगा, ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जहाज़ों से ही होगा। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए यही एक ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन थी। और उन लोगों का यहाँ पे जो ट्रेड होगा, जो गुड्स की लेन देन होगी, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर इस मेटल से ही होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो कमोडिटी है, ये मेन फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करती है अबेंडेंस और स्केर्सिटी ऑफ द गुड्स। उस कंट्री के पास किस तरह की यहाँ पे कमोडिटी है, उसकी अबेंडेंस कितनी है, स्केर्सिटी कितनी है, ये भी डिपेंड करती थी उस समय में। तो यहाँ पे जो सेल्फिश यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म में बनता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ पे फोकस उन्होंने किया था मैक्सिमम लेवल तक यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाए और इंपोर्ट यहाँ पे कम से कम किया जाए। और उनका मकसद यही था कि कोई भी कंट्री हो, ये किस तरह से वो स्ट्रांग है, तो जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो, वही कंट्री यहाँ पे बिल्ड करेगी स्ट्रांगनेस में। और उनका दूसरा एक मकसद था कि अपनी कॉलोनी यहाँ पे अदर कंट्री में भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए, जहाँ से वो हमें पता चलता है कि उस कॉलोनी के द्वारा वो लोग लो क्वालिटी में यहाँ पे रॉ मटेरियल लेंगे और हाई क्वालिटी में मैन्युफैक्चरिंग माल को बेचेंगे। तो इनसे यहाँ पे इनको इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो वेल्थ है, ये वेल्थ भी मिलता है। और उसी के साथ मार्केट कैप्चर करना और जो लोकल हो इंटरनेशनल हो, उनकी अपनी कमांड बनाना, यही से ही यहाँ पे ट्रेड सरप्लस को फोकस किया जाता है। इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे उसकी डेफिनेशन किस तरह से होती है मर्केंटाइलिज्म की। तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे डिफ़िकल्टी है यहाँ पे क्रिएट करना कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने, ग्रुप ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी ने यहाँ पे एक सोच से यहाँ पे अपनी एक डेफिनेशन नहीं दी है। अलग अलग कंट्री के थिंकर, फिलोसोफर ने अपने अपने तरीके से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हर जो थिंकर है उसका मोटिव यही था कि किस तरह से उस कंट्री की वेल्थ नेशन को यहाँ पे स्ट्रांग बनाए। और उसी तरह से उन्होंने अपनी अपनी सोच से ही यहाँ पे उसके थॉट्स यहाँ पे बने थे और उसने अपने अपनी डेफिनेशन अपने अपने तरीके से यहाँ पे दिए हैं। पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो ये जो मर्केंटाइलिज्म किस तरह से टाइम पीरियड था, तो इसका 1500 टू 1800 ये टाइम पीरियड में हमें ये सिचुएशन को हमें दिखाई देती है। और उसी तरह से यहाँ पे माना जाता है कि इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे निभाती है, जहाँ पे टैरिफ हो, लॉ हो या इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हो, ट्रेड वॉर हो, टैक्सेस लॉ हो या कहे कि करेंसी मैनिपुलेशन हो, इन सभी का रोल यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म सिचुएशन में यहाँ पे गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और उस कंट्री की या उस कंट्री के जो लोग हैं उनके हर पर्सनली जाके गवर्नमेंट अपने अपने रूल्स बना सकती है, ये एक कॉन्सेप्ट को माना जाता था। तो उसी तरह से इसकी डेफिनेशन हम दो तरीके से देखेंगे। प्रोफेसर एल.एच. हैनिग क्या कहते हैं, फ्रॉम द 16th century टू द लेट 18th century all the economics ideas prevalent among the European politicians were the collectively called mercantilism। एक ऐसा इरा था यहाँ पे जो 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो इकोनॉमिकल आइडिया एक यूरोपियन पॉलिटिशियन लोग उसे कहते थे। उन्होंने अपने ही मकसद के लिए, अपने ही कंट्री के लिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी को ही यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म कहा जाता है। जो उनका एक सोच ही बना था कि किस तरह से अपने कंट्री में जितने भी माइंस है उनमें यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर इनकी एक्यूमुलेशन करे, और यहाँ से अगर नहीं मिलते हैं तो उनको दूसरा ऑप्शन था कि फॉरेन ट्रेड करे, और फॉरेन ट्रेड यहाँ पे सरप्लस यहाँ पे सिचुएशन में रहे और उन कंट्री में से भी सिल्वर और गोल्ड यहाँ पे अपने कंट्री में लाए और अपनी कंट्री को इस फोकस से ही
उस सिचुएशन से ही आगे लाने की कोशिश यहाँ पे की जाती थी। सेकेंडली यहाँ पे जो डिफिनेशन दिए है प्रोफेसर लेचमन, वो कहते हैं मर्कलिज्म मीन्स रेबिलियंस अगेंस्ट द मेडिवल आइडियाज़ एंड नॉर्म्स दैट द स्टैंड इन द वे। एक ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे ये इस मर्कटिलिज्म ने अपनी उभरते हुए इस कॉन्सेप्ट को, और एक ऐसा टाइम पीरियड भी था कि जहाँ पे इस मर्कटिलिज्म को लोगों ने 300 साल तक यहाँ पे लोगों ने रूल किए हैं। उसी के साथ यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ पे हर कंट्री के जो रूलर थे उन्होंने ये किस तरह से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल में रखा, उन लोगों को कंट्रोल में रखा, गवर्नमेंट की भी यहाँ पे हेल्प ली, और उस कंट्री को यहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन को उन्होंने मेडिवल आइडिया से यहाँ पे अपनी अलग यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे मर्कटिलिज्म सोच से ही उभरती हुई हमें दिखाई देती है। जो यहाँ पे मोस्ट ऑफ यहाँ पे वेस्ट यूरोप इस कंट्री में हमें मर्कटिलिज्म, और उनमें भी हमें फ्रांस इस कंट्री ने बहुत झेला है मर्कटिलिज्म की इस आइडियाज़ को, इस डॉक्ट्रिन को, और उनके वजह से ही फिर यहाँ पे फिजियोक्रेसी को भी जन्म देती हुई हमें फ्रांस से ही दिखाई देती है। तो फ्रांस के जो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे कॉल्बर्टिज्म हमें दिखाई देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्रांस में यहाँ पे इस फार्मर चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस को यहाँ पे कॉल्बर्ट को माना जाता है, और वो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट भी माने जाते हैं। उनका टाई रहा था जो मिनिस्टर ऑफ थे 1661 टू 1683, जो उनके मरने के समय तक वो वहाँ के फर्स्ट यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फ्रांस के रह चुके हैं। उनका पूरा नाम जेन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट था, और उनका टाइम पीरियड भी ऐसा था 1619 टू 1683। और उनकी जो पॉलिसी यहाँ पे बनी थी, इस पॉलिसी की वजह से ही यहाँ पे उन्होंने जो फ्रांस में रूल किया था उसी को ही यहाँ पे द ग्रेट कॉल्बर्ट भी कहा जाता है। उनकी सोच में हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे ज़ीरो सम गेम इस कॉन्सेप्ट को माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि किसी भी कंट्री का अगर लॉस नहीं होगा तो अपनी कंट्री का यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, तो एक का लॉस होगा और अपना यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे माना जाता था। उसी के साथ ये उन्होंने जो अपनी इस पोजीशन को बनाए थे, उन्होंने लुइस जो 14 जो किंग थे उनके इस टाइम पीरियड में ही ये हमें सभी उनकी रूल्स, उनके रेगुलेशन हमें दिखाई देते हैं। और कॉल्बर्टिज्म इज़ अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन इन 17th सेंचुरी में उभरती हुई हमें दिखाई देती है, और फ्रांस की हर यहाँ पे सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पे कॉल्बर्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल देते हैं। उसी के साथ उनका जो फोकस था, उनका फोकस इकोनॉमिक ऑफ स्टेट, मिलिट्री फोर्स, स्टेट डेवलपमेंट, कंट्री वेल्थ, एक्सचेंज मेथड, इनको ही फोकस करती हुई दिखाई देती है। और इनकी हर एक कोशिश में हमें दिखाई देता है कि फ्रांस में किस तरह से यहाँ पे डिप्रेशन भी झेलने की कोशिश हुई है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिजियोक्रेसी जो 1750 टू 1780 ये 30 ईयर का जो इरा था, यहाँ पे फिर फिजियोक्रेसी जो डॉक्ट्रिन थी उन्होंने भी यहाँ पे रूल करती हुई दिखाई देती है। जो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज यहाँ पे जो ग्रुप था, इस ग्रुप को यहाँ पे फ्रैंकोइस कोसनी जो उनका टाइम पीरियड है 1694 टू 1774, इस टाइम पीरियड में यहाँ पे फिजियोक्रेसी भी ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती हुई दिखाई देती है। बट इनके डेथ के बाद फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऐसा यहाँ पे जो फेस था वो नहीं था। इसकी वजह से ही यहाँ पे फिजियोक्रेसी 30 सालों के अंदर ही अपना जो इरा था वो ख़त्म कर चुकी थी। इनका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं रहा। उसी के साथ दो कैमरलिज्म इस सिचुएशन को भी माना जाता है। मर्काडेलिज्म का एक दूसरा एक नाम माना जाता है, जहाँ पे कैमरलिज्म में कैमर का मतलब होता है फिजिकल, या हम कहें उस कंट्री की फिजिकल पॉलिसी, जहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया इन वेस्ट यूरोप में जो कंट्री है इनमें इनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। और इस मर्केंटाइलिज्म को यहाँ पे कैमरलिज्म भी माना जाता था, और इसी नाम से वहाँ उसको पहचान मिली थी। इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो मर्केंटाइलिज्म ये
जो डॉक्ट्रिन थी ये किस अजम्पशन पे बेस करती थी और इसमें क्या क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट रोल थे यहाँ पे जो अजम्पशन में लिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है फोकस ऑनली द ट्रेड सरप्लस ऑफ कंट्री। यहाँ पे कंट्री की जो ट्रेड करेंगे दूसरे कंट्री के साथ वो अब फिर अपने इस सरप्लस कॉन्सेप्ट में ही होना चाहिए और जो ट्रेड करेंगे इससे मुनाफा ही होगा, लॉस नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे बनी हुई थी। सेकेंड पॉइंट बनता है मर्केंटाइलिज्म वाज नॉट रिलेट एनी पार्टी ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो मर्केंटाइलिज्म है हर कंट्री में अलग अलग अपने अपने थॉट्स अपनी अपनी सोच यहाँ पे देती हुई दिखाई देती है। ना ही कोई पार्टी का लोग लीडर बने थे एक आए थे, ना ही उनका कोई ग्रुप था, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है। हाँ, फिजियोक्रेसी में यहाँ पे ग्रुप बने हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, यहाँ पे इस सोच से ही बनी थी, बट मर्केंटाइलिज्म में ये सोच नहीं बनी। थर्ड पॉइंट हमारा बनता है इट वाज जस्ट अ डॉक्ट्रिन नॉट अ थ्योरी। ये डॉक्ट्रिन होने की वजह से ही ये 300 साल के बाद बदलते समय के साथ रिलेट नहीं करने की वजह से ही यहाँ पे डिक्लेन की। बट ये थ्योरी अगर होती तो ये एक सोच को आगे लाके रखने की कोशिश उनकी पावर यहाँ पे दिखाई देती, बट ये डॉक्ट्रिन थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है एक्यूमुलेशन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर। मर्केंटाइलिज्म कॉन्सेप्ट में यहाँ पे किसी भी कंट्री में एक्यूमुलेशन गोल्ड और सिल्वर को मैक्सिमम लेवल में करना यही इम्पोर्टेंट दिया जाता था, क्योंकि उस समय की जो बार्टर सिस्टम के बाद यहाँ पे जो कॉइन सिस्टम आए, मनी जो थी, मनी यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन से ही यहाँ पे एक्सचेंज जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे रोल करती थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दे बिलीव दैट द वर्ल्ड्स वेल्थ इज स्टैटिक। हर मर्केंटाइलिज्म जो कंट्री थी ये कंट्री ये अज्यूम कर लेती थी कि या बिलीव करती थी कि हर दुनिया की जितनी भी वेल्थ है ये स्टैटिक कंडीशन में ही है, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल में नहीं मिलेगी। अगर किसी कंट्री की जो माइंस है इनमें अगर सिल्वर और गोल्ड का जो स्टोरेज है अगर ये मैक्सिमम लेवल में लिए जाए तो वो लिमिटेड कंडीशन में ही है, बट अपने पास ख़त्म हो तो दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करके वो अपने कंट्री में लाया जा सकता है। तो हर कंट्री में जो गोल्ड और सिल्वर है ये वेल्थ जो है वो स्टैटिक कंडीशन में दिखाई देती है, जो लिमिटेड कंडीशन में है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दे फोकस टू मैक्सिमम एक्सपोर्ट एंड मिनिमम इंपोर्ट। मर्केंटाइलिज्म कॉन्सेप्ट में ये इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया जाता है कि मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे एक्सपोर्ट हो और मिनिमम यहाँ पे इंपोर्ट हो। इंपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल है, बट जो एक्सपोर्ट है ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कमोडिटी को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है देयर एम वाज द क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट। मर्केंटाइलिज्म कंडीशन में यहाँ पे हर कंट्री यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट में उभरना चाहती थी, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा एक्यूमुलेशन गोल्ड और सिल्वर का हो वही कंट्री को मेजर किया जाता है, या हम कहें कि इंडिकेशन किए जाएंगे कि वो कंट्री कितनी स्ट्रॉन्ग नेशन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है सपोर्ट फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है यही कॉन्सेप्ट को माना जाता है कि जो भी ट्रेड करेंगे फॉरेन कंट्री के साथ तो उसमें जो मदर कंट्री है उनका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा जो सरप्लस कंडीशन में दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है बिलीव इन द इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉलोनिज्म। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट या हम कहें कि बिलीव किया जाता है किसी भी कंट्री जो अदर कंट्री है मदर कंट्री अपने कुछ लोगों को उस कंट्री में भेजेंगे, कॉलोनी क्रिएट करेंगे और उनसे एक ट्रेड करने का जो जरिया है वो कॉलोनी बनने से ही होगा, यही यहाँ पे बिलीव किया जाता है। अगर वहाँ पे कॉलोनी अपनी बनेंगी वहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, वहाँ के लोकल मार्केट को कैप्चर किया जाएगा, फिर वहाँ से रॉ मटेरियल मदर कंट्री में भेजेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग माल यहाँ पे उस कॉलोनी कंट्री के पास भेजेंगे और वहाँ से सेल करके मुनाफा पाएंगे। ऐसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बिलीव किया जाता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एक्सचेंज वाज द यूजिंग बुलिनिज्म। एक्सचेंज जो मेथड जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर इसको ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है, जो जितना ज़्यादा होगा उसे ही यहाँ पे उस कंट्री को स्ट्रॉन्ग नेशन माना जाएगा और इस स्टोरेज को करना या एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर को बुलिनिज्म उस कंट्री को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फोकस कमांड डोमेस्टिक इकोनॉमी मार्केट।
यहाँ पे फोकस किया जाता था कि डोमेस्टिक जो इकोनॉमी मार्केट है इसको कैप्चर करे, उसमें अपनी कमांड लाए, इससे ही उस कंट्री की यहाँ पे बिल्ड होने में, मदर कंट्री यहाँ पे स्ट्रांग होने में और भी अहम रोल निभाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है बिलीव ज़ीरो सम गेम पॉलिसी। मर्केंटाइलिज्म सिचुएशन में हमें दिखाई देता है किसी कंट्री का अगर लॉस होगा तो मदर कंट्री या अपनी कंट्री में यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो एक का लॉस दूसरे का गेन, उसका प्रॉफिट। यही कॉन्सेप्ट को ज़ीरो सम गेम पॉलिसी माना जाता है। पावर ऑफ मर्केंटाइलिज्म इज़ प्रोडक्शन। यहाँ पे पावर जो है मर्केंटाइलिज्म का वो किस में है, तो वो है प्रोडक्शन करने में। और वही प्रोडक्शन किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पे लो लेवल में यहाँ पे लेबर वेजेस देंगे, लो लेवल पे यहाँ पे रॉ मटेरियल लेंगे और इस पे ही प्रोडक्शन करके यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे पावर कंडीशन में आती है, जो फॉरेन ट्रेड करके सरप्लस कंडीशन लेगी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है सपोर्ट टू मोनोपोली सिस्टम। यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे मार्केट को कैप्चर करने के बाद अपनी मोनोपोली सिस्टम को यहाँ पे बनाने में यहाँ पे बिलीव करती थी। यही कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाके यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म कंडीशन ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग बनती हुई दिखाई देती है, जो मोनोपोली अपनी क्रिएट करने में यहाँ पे बिलीव करते थे। लास्ट हमारा पॉइंट बनता है कंट्रोलिंग यूजरी इन द कंट्री। यूजरी ये कॉन्सेप्ट को माना जाता है कि उस कंट्री की जो इंटरेस्ट रेट है इसको यहाँ पे कंट्रोल में रखे, क्योंकि ये कंट्रोल में रखने का काम यहाँ पे उस कंट्री की गवर्नमेंट को है। क्योंकि लोग अगर इंटरेस्ट रेट पे अगर ये कम होगा, मैक्सिमम लेवल पे कम होगा, तो लोग यहाँ पे लोन लेंगे, लोन लेने के बाद अपना फिर ट्रेड करेंगे तो उसका मुनाफा डायरेक्टली यहाँ पे उस कंट्री को ही होगा। तो यहाँ पे यूजरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को। तो यही कॉन्सेप्ट या हम कहें कि इन सोच को ही हम अजम्पशन में लेके हम एक्सप्लेन कर पाए हैं कि किस तरह की उनकी सोच यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म में दिखाई देती है।